क्या आपको याद है वो समय जब हर कोई बस एक ही बात कर रहा था आईपीओ? जैसे ही कोई नया आईपीओ आता था, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, लोगों में एक होड़ सी मच जाती थी। लगा दो पैसा, डबल हो जाएगा, शुरुआत में ही खरीद लो, फिर तो रॉकेट बन जाएगा। ऐसी बातें आपने भी सुनी होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि इस चमक धमक के पीछे कितनी सच्चाई होती है? क्या हर आईपीओ एक सुनहरी सीढ़ी है जो आपको अमीर बना देगी, या फिर एक जाल है जो आपकी मेहनत की कमाई को लील सकता है? आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक बड़े आईपीओ की, एसबीआई फंड्स के 9,813 रुपए करोड़ के मेगा आईपीओ की, और समझेंगे कि कैसे इसकी चकाचौंध में कई आम निवेशक अपने सपनों को दांव पर लगा देते हैं। मिली अमित से। बेंगलोर में रहने वाला 28 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसकी मासिक आय 80,000 रुपए है, और उसने अपनी छोटी सी दुनिया बड़ी मेहनत से बनाई है। उसकी एक प्यारी सी बेटी है, जिसके सुनहरे भविष्य के लिए वो हर दिन मेहनत करता है। अमित ने अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा और एक छोटा सा घर खरीदने के लिए लगभग 1 रुपए 5 लाख की बचत कर रखी है। ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये उसके सपने हैं, उसकी उम्मीदें हैं। वो हर महीने अपनी सैलरी से कुछ हिस्सा अलग निकाल कर रखता है, ताकि उसकी बेटी को कभी कोई कमी ना हो। उसका जीवन संतुलित है, खर्चे सीमित हैं और भविष्य के लिए एक साफ रास्ता है। एक दिन अमित अपने दोस्तों के साथ ऑफिस कैफेटेरिया में बैठा था। हमेशा की तरह बातों का रुख शेयरों और निवेश की तरफ मुड़ गया। उसके दोस्त, जो खुद को मार्केट गुरु समझते थे, एसबीआई फंड्स के आने वाले 9,813 रुपए करोड़ के आईपीओ की खूब तारीफ कर रहे थे। यार, अमित, ये तो अगला बड़ा मौका है, एसबीआई का नाम है, आंख बंद करके पैसा लगा दे, लिस्टिंग गेन तो पक्का है, 20 से 30% तो कहीं नहीं गया। ऐसी बातें सुनकर अमित के मन में भी लालच जागने लगा। उसके दोस्तों ने बताया कि यह एक ऐसा मौका है जो बार बार नहीं आता। अमित ने कभी आईपीओ में निवेश नहीं किया था, लेकिन उसके दोस्त इतने आत्मविश्वास से बोल रहे थे कि उसे लगा कि शायद वो कुछ बड़ा मिस कर रहा है। उसकी बेटी का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम गया। अगर वो इस मौके से कुछ एक्स्ट्रा कमा पाता, तो उसकी बेटी के लिए एक बेहतर ट्यूशन या एक बड़ा खिलौना ले सकता था। दोस्तों की बातों से प्रभावित होकर अमित ने घर आकर एसबीआई फंड्स के आईपीओ के बारे में ऑनलाइन पढ़ना शुरू किया। उसे लगा कि ये एक सुरक्षित निवेश है, क्योंकि ये एसबीआई का नाम लेकर आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, अगर मैं इसमें 50,000 रुपए लगा दूं और 20% का लिस्टिंग गेन मिल जाए, तो 10,000 रुपए तो ऐसे ही बन जाएंगे। मेरी बेटी के लिए नया लैपटॉप आ जाएगा। यह ख्याल उसे बार बार आता रहा। उसने अपनी पत्नी से भी बात की। उसकी पत्नी, जो थोड़ी ज्यादा सावधान थी, ने कहा, देखो जी, हमें नहीं पता इन सब चीजों का, हमारी बचत सुरक्षित रहनी चाहिए। बेटी की फीस के पैसे हैं ये, अमित ने उसे समझाया। अरे, एसबीआई है, कोई छोटी मोटी कंपनी थोड़ी है, सब लोग लगा रहे हैं, कोई रिस्क नहीं है। इस तरह अमित ने खुद को और अपनी पत्नी को मना लिया। अगले कुछ दिन अमित के लिए बेचैनी भरे थे। आईपीओ खुलने का इंतजार, फिर एप्लीकेशन भरना। उसने अपनी 1 रुपए 5 लाख की बचत में से 75,000 रुपए निकाल कर आईपीओ में लगा दिए। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम था। उसने सोचा था कि कम से कम 15,000 रुपए 20,000 रुपए का तो फायदा हो ही जाएगा, जो उसकी बेटी की आने वाली ट्यूशन फीस के लिए अच्छा होगा। आईपीओ अलॉटमेंट का दिन आया। अमित ने कई बार वेबसाइट रिफ्रेश की। आखिर में उसे अलॉटमेंट मिल गया। एक पल के लिए उसे लगा कि वो जीत गया। उसके दोस्त भी उसे बधाई देने लगे। देखा, मैंने कहा था ना, एसबीआई है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। लिस्टिंग का दिन आया। अमित ने सुबह से ही टीवी और मोबाइल पर नजरें गड़ा रखी थीं। जैसे ही मार्केट खुला, उसने देखा कि एसबीआई फंड्स का शेयर उसके इशू प्राइस से सिर्फ 5% ऊपर खुला। यह उसके 20 से 30% के अनुमान से बहुत कम था। वो निराश हुआ, लेकिन सोचा कि ठीक है, थोड़ा ऊपर जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन भर शेयर की कीमत ऊपर नीचे होती रही, और आखिर में इश्यू प्राइस से सिर्फ 2% ऊपर बंद हुआ। अमित को सिर्फ 1,500 रुपए का फायदा हुआ, वो भी ब्रोकरेज और टैक्स काटने के बाद। यह उसके 75,000 रुपए के निवेश पर एक मामूली रिटर्न था। वो पूरी तरह से टूट गया। उसे अपने दोस्तों पर गुस्सा आया, खुद पर गुस्सा आया। उसकी पत्नी ने कहा, मैंने कहा था ना, मत करो ये सब। अमित को लगा कि उसने अपनी बचत का एक बड़ा हिस्सा बेकार में दांव पर लगा दिया। अगले कुछ हफ्तों में शेयर की कीमत और गिरी। एक महीने के अंदर यह इश्यू प्राइस से 5% नीचे ट्रेड करने लगा था। अमित को 3,750 रुपए का नुकसान हो चुका था। वो हर दिन स्ट्रेस में रहता, यह सोचकर कि उसने अपनी बेटी के पैसों के साथ क्या कर दिया।
ये सिर्फ 3,750 रुपए का नुकसान नहीं था। ये उसके विश्वास और उम्मीदों का नुकसान था। उसकी नींद उड़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अपनी बचत का इतना बड़ा हिस्सा इस तरह से खो देना उसे अंदर से खाए जा रहा था। ये सब कुछ महीनों तक चलता रहा। मैं हर सुबह उठते ही सबसे पहले शेयर मार्केट देखता और हर बार निराशा ही हाथ लगती। उसकी बेटी की ट्यूशन फीस का समय करीब आ रहा था और उसे पता था कि उसे कुछ करना होगा। एक शाम अमित अपने पुराने कॉलेज के दोस्त राहुल से मिला। राहुल एक फाइनेंशियल प्लानर था और हमेशा निवेश के बारे में संतुलित राय रखता था। अमित ने हिचकिचाते हुए उसे अपनी आईपीओ वाली कहानी बताई। राहुल ने ध्यान से सुना और फिर मुस्कुराते हुए कहा, यार अमित, ये आईपीओ का ग्लैमर ऐसा ही होता है। हर कोई सोचता है कि वो अगला बड़ा मौका पकड़ लेगा, लेकिन अक्सर हम भूल जाते हैं कि आईपीओ सिर्फ एक कंपनी के शेयर खरीदने का तरीका है, कोई जादू की छड़ी नहीं। क्या तुमने कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक से देखे थे? क्या तुमने ये समझा था कि कंपनी ये पैसे क्यों जुटा रही है, या बस एसबीआई का नाम और दोस्तों की बातों पर भरोसा कर लिया? राहुल की बातें अमित के दिल में उतर गईं। उसने सोचा, नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा था। मैंने सिर्फ एक बड़े नाम और लिस्टिंग गेन के सपने देखे थे। राहुल ने आगे कहा, देख, आईपीओ में निवेश करना गलत नहीं है, लेकिन बिना रिसर्च के सिर्फ एफओएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट में आकर निवेश करना सबसे बड़ी गलती है। खासकर जब तुम्हारी बचत तुम्हारी बेटी के भविष्य के लिए हो। तुम्हें समझना होगा कि एक आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल ओएफएस हो सकता है, जिसका मतलब है कि प्रमोटर या मौजूदा शेयर होल्डर अपना हिस्सा बेच रहे हैं और कंपनी को सीधे कोई नया पैसा नहीं मिल रहा, या फिर कंपनी ने प्री आईपीओ प्लेसमेंट से पहले ही बड़ा पैसा जुटा लिया हो और तुम्हारे जैसे छोटे निवेशकों के लिए शायद उतनी ग्रोथ की गुंजाइश ना बची हो। अमित को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों पर से पट्टी हटा दी हो। उसे याद आया कि उसने आईपीओ के प्रोस्पेक्टस में ये सब बातें देखी तो थीं, लेकिन उनका मतलब नहीं समझा था। उसे बस एसबीआई और 9,813 रुपये करोड़ का बड़ा आंकड़ा दिख रहा था। राहुल ने उसे समझाया कि एसबीआई फंड्स एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है और उसका बिजनेस मॉडल क्या है, उसके कॉम्पिटिटर कौन है और उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। अमित को यह बात समझ आई कि उसने 75,000 रुपए सिर्फ एक नाम के भरोसे लगा दिए थे और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। ये कोई बहुत बड़ा ड्रामेटिक पल नहीं था, बस एक दोस्त की सीधी सच्ची बात थी जिसने उसे आईना दिखा दिया। उसे एहसास हुआ कि उसने भावनाओं में बहकर एक बड़ा वित्तीय जोखिम ले लिया था। राहुल से बात करने के बाद अमित ने तुरंत कोई बड़ा कदम नहीं उठाया। उसने सबसे पहले तो अपने एसबीआई फंड्स के शेयर घाटे में बेच दिए। यह फैसला लेना आसान नहीं था, क्योंकि उसे 3,750 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन उसने सोचा कि अब और नुकसान उठाने से बेहतर है कि जो बचा है उसे बचाया जाए। इस नुकसान ने उसे एक बड़ा सबक सिखाया था। अगले कुछ महीनों तक अमित ने अपनी निवेश की आदतों पर काम किया। उसने सबसे पहले तो एक इमरजेंसी फंड बनाना शुरू किया। हर महीने अपनी सैलरी से 10,000 रुपए अलग निकालकर एक लिक्विड फंड में डालना शुरू किया। उसका लक्ष्य था कम से कम 6 महीने के खर्चों के बराबर का इमरजेंसी फंड बनाना। यह लगभग 2 रुपए 4 लाख का लक्ष्य था और उसे पता था कि इसमें समय लगेगा। दूसरा, उसने निवेश के बारे में पढ़ना शुरू किया। राहुल ने उसे कुछ अच्छी किताबें और फाइनेंशियल वेबसाइट्स बताई थी। अमित ने आईपीओ के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स को कैसे पढ़ते हैं और अलग अलग निवेश के तरीकों के बारे में सीखा। उसने समझा कि सिर्फ बड़े नाम या दोस्तों की सलाह पर निवेश करना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने सिप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 5,000 रुपए प्रति माह से, लेकिन उसने तय किया कि वह इसे धीरे धीरे बढ़ाएगा। उसने अपनी बेटी के शिक्षा के लक्ष्य के लिए अलग से एक चाइल्ड प्लान म्यूचुअल फंड में निवेश करना शुरू किया, जिसमें वो हर महीने 7,000 रुपए डालता था। यह सब रातों रात नहीं हुआ। इसमें लगभग 8 से 10 महीने लग गए। अमित ने कई बार सोचा कि क्या फायदा, इतना धीरे धीरे पैसा बढ़ रहा है, लेकिन राहुल ने उसे समझाया था कि धीरे और स्थिर ही वित्तीय सफलता की कुंजी है। उसने अपनी कुछ अनावश्यक खर्चों में कटौती की। हर महीने बाहर खाना कम किया, ऑनलाइन शॉपिंग पर लगाम लगाई। 1,000 रुपए 2,000 रुपए की ये छोटी छोटी बचतें मिलकर उसके निवेश के लिए बड़ा फंड तैयार करने में मदद करने लगी। उसने महसूस किया कि असली वित्तीय आजादी बड़े झटकों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे लगातार और समझदारी भरे कदमों से मिलती है। अब उसे रात को सुकून की नींद आती थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी बचत सुरक्षित हाथों में है और धीरे धीरे ही सही, लेकिन सही दिशा में बढ़ रही है। तो दोस्तों, अमित की कहानी हमें क्या सिखाती है? ये कहानी सिर्फ अमित की नहीं है, ये हम में से बहुतों की कहानी है। जब कोई बड़ा आईपीओ आता है, खासकर जब उसके साथ किसी बड़े ब्रांड का नाम जुड़ा हो,
तो एक एफओएमओ फियर ऑफ मिसिंग आउट का माहौल बन जाता है। हमें लगता है कि अगर हमने इसमें निवेश नहीं किया तो हम एक बड़ा मौका खो देंगे। लेकिन यहीं पर हमें रुकना है और सोचना है। किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले आपको कुछ बातें खुद से पूछनी होंगी। क्या आपने कंपनी के बिजनेस मॉडल को समझा है? क्या आपने उसके फाइनेंशियल्स को देखा है? क्या कंपनी के प्रमोटर्स ट्रस्टवर्दी हैं? क्या आईपीओ का प्राइस रीजनेबल है? क्या आप सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए निवेश कर रहे हैं या आपका लंबी अवधि का कोई लक्ष्य है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप उस जोखिम को झेलने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। किसी भी आईपीओ में निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च करें। कंपनी के प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें। यह समझने की कोशिश करें कि आईपीओ एफएस है या फ्रेश इश्यू। और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी भावनाओं को अपने निवेश निर्णयों पर हावी न होने दें। आपकी मेहनत की कमाई, आपके परिवार का भविष्य, किसी भी अगले बड़े मौके से कहीं ज्यादा कीमती है। क्या आप कभी ऐसे आईपीओ के जाल में फंसे हो जहां बड़े नाम या दोस्तों की सलाह पर निवेश करके आपको नुकसान उठाना पड़ा हो? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करो। क्या आप कभी ऐसे आईपीओ के जाल में फंसे हो? अपनी कहानी कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको एक गलती से बचाने में मददगार रहा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हर हफ्ता एक और पर्सनल फाइनेंस की उलझन को हम यहां आसान बनाते हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।